गंगाराम पटेल अपने नौकर बुलाकी लाई को साथ लेकर तीर्थ यात्रा की तैयारी कर रहा था। गंगाराम पटेल एक बहुत ही ज्ञानी और समझदार इंसान थे। बुलाकी ने उनसे कहा, पटेल जी, मैं आपके साथ तीर्थ यात्रा पर चल तो चलूंगा, किंतु वहां जाने से पहले आपको मेरी एक शर्त माननी होगी। बुलाकी कहता है कि तीर्थ यात्रा के दौरान यदि रास्ते में मैं आपसे कोई सवाल पूछता हूँ तो आपको उसका उत्तर मुझे देना होगा, अन्यथा मैं उसी जगह से वापस आ जाऊंगा। पटेल जी ने कहा, मुझे स्वीकार है। फिर दोनों एक ही घोड़े पर सवार होकर अपनी यात्रा के लिए चल दिए। चलते चलते दिन ढलने लग गया था। रात की काली छाया चारों तरफ फैल चुकी थी। तब वे एक नगरी के पास पहुंचे तो पटेल ने कहा, आज रात हम यहीं रुक जाते हैं। बुलाकी ने भी सहमति में अपना सर हिलाया। पटेल ने कहा, तुम जाकर कुछ खाने को ले आओ। बुलाकी पैसे लेकर नगरी की तरफ चल दिया और जैसे ही बुलाकी नगरी के मुख्य द्वार पर पहुंचा तो उसने एक अचंभित कर देने वाला दृश्य देखा, जो उसके भीतर अनेकों प्रकार के सवाल खड़े कर रहा था। उसने देखा कि नगरी के मुख्य द्वार पर एक बकरा बना हुआ था और सभी आने जाने वाले उसे बकरे के सर पर पंच पंच जूते मारकर जा रहे थे। जब बुलाकी नगर में जाने लगा तो पहरेदारों ने कहा, आपको इस बकरे के सिर पर 5 जूते मारने होंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको नगरी में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बुलाकी बहुत अचंभे में था, लेकिन नगरी में प्रवेश करने के लिए उसने भी बकरे के सर पर 5 जूते मारे। वापस आते हुए उसने पहले पटेल जी को खिलाया, फिर खुद भोजन किया। रात को सोते समय बुलाकी लाई पटेल जी के पैरों के पास बैठ गया और पैर दबाते हुए बोला, पटेल जी, जब मैं नगरी में प्रवेश कर रहा था तो नगरी के मुख्य द्वार पर जैसे ही पहुंचा तो वहां मैंने जो देखा वह मुझे अच्छा नहीं लगता। गंगाराम पटेल जी ने कहा, तुमने क्या देखा, मुझे साफ साफ बताओ। बुलाकी ने कहा, जब मैं नगरी में गया तो मैंने देखा कि मुख्य द्वार पर एक बकरा था और सभी आने जाने वाले बकरे को 5-5 जूते मार रहे थे। पटेल जी थोड़ा मुस्कुराए और बोले, हे बुलाकी, यह नगरी कोई ऐसी वैसी नगरी नहीं, बल्कि राजा भोज की नगरी है और जिसे तुम एक बेजुबान जानवर समझ रहे हो वह कोई मामूली बकरा नहीं है। इस बकरे ने राजा भोज के खिलाफ काफी भयंकर षड्यंत्र रचा था, जिसमें वह काफी हद तक सफल भी हो गया था। लेकिन कहते हैं ना, पाप का घड़ा एक दिन फूटता जरूर है। राजा भोज को 14 विद्याओं का ज्ञान था, जिस कारण बुद्धिमत्ता में उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। इस बात का उन्हें बहुत घमंड था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने राजा भोज की 14 विद्याओं का घमंड तोड़कर रख दिया। एक बार एक बाजीगर और बाजीगरनी राजा भोज की नगरी में खेल दिखाने आए। बाजीगर ने वहां मौजूद लोगों से उसका खेल देखने के लिए आग्रह किया। लोगों ने कहा, भाई, हम तो तुम्हारा खेल देखना चाहते हैं, लेकिन हम तुम्हें उसके बदले में कुछ नहीं दे सकते। एक काम करो, तुम राजा के महल चलो। अगर राजा को तुम्हारा खेल पसंद आया तो वो तुम्हें भारी इनाम देंगे। बाजीगर ने कहा, चलो ठीक है, बहुत सुना है राजा भोज के बारे में। मेरी भी बड़ी तमन्ना थी कि एक दिन मैं उनके सामने अपनी कला का प्रदर्शन करूं। बाजीगर अपनी पत्नी के साथ महल पहुंच गया। वहां द्वारपालों ने उसे बताया, अभी महाराज किसी कार्य में व्यस्त हैं, तुम्हें थोड़ी देर इंतजार करना होगा। बाजीगर अपनी पत्नी के साथ वहीं बैठ गया और राजा का इंतजार करने लगा। आखिरकार लंबे समय के बाद राजा बाहर आए। राजा को देखते ही बाजीगर शीघ्र खड़ा हुआ और राजा भोज के पास पहुंचा। बोला, महाराज, मैं एक छोटा सा बाजीगर हूँ, गांव-गांव घूमकर अपनी कला का प्रदर्शन करता हूँ। मेरी बड़े दिनों से तमन्ना थी कि कभी आपके सामने अपनी कला का प्रदर्शन करूं। बाजीगर के कहने पर राजा भोज ने हामी भर दी और बोले, ठीक है बाजीगर, दिखाओ अपना खेल, मेरी प्रजा भी खुश हो जाएगी। जब बाजीगर ने अपना खेल प्रारंभ किया तो वहां राजा के साथ उनकी रानियां, मंत्रीगण और समस्त प्रजा मौजूद थी। बाजीगर ने अपने थैले से एक रस्सी निकाली और उसे आकाश की तरफ फेंक दिया। फेंकने के साथ ही रस्सी लंबी होती चली गई और आकाश में जाकर कहीं अटक गई। सब लोग यह देखकर हैरान थे। खुद राजा भी सोचने लगे कि रस्सी तो छोटी सी थी, लेकिन यह इतनी लंबी कैसे हो गई। अब बाजीगर उस रस्सी को जोर जोर से खींचने लगा, लेकिन रस्सी इस कदर फंस गई थी कि उसे खींच पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर बाजीगर ने राजा से कहा, क्षमा करें महाराज, मुझे खेल थोड़ी देर के लिए अधूरा छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऊपर से देवताओं का संदेश आया है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में भयंकर युद्ध छिड़ गया है, जिसे शांत करने के लिए मुझे वहां जाना होगा। बाजीगर की बात सुनकर सारी प्रजा और खुद राजा भोज दुविधा में फंस गए। सभी मन ही मन सोचने लगे कि ऊपर देवताओं की लड़ाई हो रही है और इस बाजीगर को युद्ध बंद कराने के लिए बुलाया गया है। राजा भोज ने हामी में सिर हिलाया और बोले, ठीक है बाजीगर, पहले तुम देवताओं का युद्ध छुड़वाओ। लेकिन जाने से पहले बाजीगर ने राजा के सामने एक शर्त रखी और कहा, जब तक मैं देवताओं का युद्ध शांत नहीं कर लेता, मेरी पत्नी आपके पास सुरक्षित रहेगी। इसकी जिम्मेदारी मैं आपके ऊपर छोड़कर जा रहा हूँ और वापस आते ही मैं आपसे सबसे पहले अपनी पत्नी मांगूंगा। राजा एक बार फिर सोच में पड़ गए कि ऐसी कौन सी दुविधा आने वाली है जो इस बाजीगर ने उनके सामने रखी है। भला इसकी पत्नी को यहाँ से कौन ले जाएगा। राजा भोज बोले, ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। जब तक तुम नहीं आते तुम्हारी पत्नी मेरे पास सुरक्षित रहेगी। जैसे ही राजा ने शर्त मंजूर की,
बाजीगर ने रस्सी पर चढ़ना शुरू कर दिया, जो आकाश में जा रही थी। सभी की निगाहें बाजीगर पर थीं। उसका आकार छोटा होता गया और एक समय ऐसा आया जब वह बादलों में अदृश्य हो गया। बाजीगर के चले जाने के बाद काफी समय हो गया था। वहां मौजूद सभी लोग राजा भोज बाजीगर के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद वहां मौजूद सभी लोगों ने एक ऐसा दृश्य देखा जो कल्पना के परे था और लोगों में एक रहस्यमय सवाल बन गया। उन्होंने देखा कि आकाश से बाजीगर का एक काटा हुआ पैर धम से धरती पर गिरा। कटा हुआ पैर देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। फिर थोड़ी देर बाद दूसरा पैर भी आ गया। अंत में उसका मुख आया, जिसे देखते ही राजा भोज अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए। अपने पति के शरीर के कटे हुए अंग देखकर बाजीगरनी जोर जोर से रोने लगी। राजा और समस्त प्रजा के मन में कई सवाल उठने लगे। राजा के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा, तो राजा ने उसके कटे हुए अंगों को चिता देने का आदेश दे दिया। चिता की बात सुनते ही बाजीगरनी उठ खड़ी हुई और रोते रोते बोली, महाराज, मैं अपने पति के साथ सती होना चाहती हूँ। राजा भोज और उनकी रानियों ने बाजीगरनी को खूब समझाने की कोशिश की कि तुम अभी जवान और काफी खूबसूरत हो, तो यूं सती होकर अपना जीवन समाप्त मत करो। परंतु बाजीगरनी नहीं मानी और कहा कि मुझे मेरे पति के साथ सती होने नहीं दिया गया तो मैं यहाँ मौजूद समस्त जनों को श्राप दे दूंगी और आप लोग वर्षों तक उस श्राप को झेलते रहोगे। बहुत समझाने के बाद भी जब बाजीगरनी नहीं समझी तो राजा के पास कोई दूसरा उपाय नहीं बचा और बाजीगरनी को बाजीगर के साथ सती कर दिया गया। लेकिन समस्या समाप्त नहीं हुई। असली समस्या तो अभी आना बाकी थी। अभी दोनों की चिता ठंडी भी नहीं हुई कि राजा और प्रजा ने देखा बाजीगर धीरे धीरे रस्सी से उतरता हुआ वापस आ रहा था। बाजीगर को उतरता देख वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें खुली रह गईं। एक बार फिर उनके मन में सवालों का तूफान उठने लगा। अब बाजीगर नीचे पहुंच गया और राजा भोज के सामने आकर बोला, तो बताइए महाराज, कैसी लगी आपको मेरी कला? मैं आसमान में जाकर वापस आया हूं। तो राजा और प्रजा एक मूर्ति की अवस्था में बाजीगर को देखते रहे। किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि बाजीगर को दो शब्द कहें। आलोक एक बार बाजीगर को देखते और एक बार उसकी चिता को, जो अभी ठंडी भी नहीं हुई थी। तब बाजीगर थोड़ा गुस्सा होने लगा और बोला कि मैंने इतना अच्छा खेल का प्रदर्शन किया, मैंने इतनी अच्छी अपनी कला दिखाई और कोई भी मेरी प्रशंसा नहीं कर रहा है। उसने कहा, ठीक है महाराज, यदि आपको और आपकी प्रजा को मेरी कला अच्छी नहीं लगी तो हम किसी दूसरी नगरी में जाकर अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। आप मेरी बाजीगरनी को बुला दीजिए, जिसको मैं आपके पास सुरक्षित छोड़कर गया था। राजा भोज एक पत्थर की मूर्ति की तरह बाजीगर को देखते रहे। बाजीगर अपनी पत्नी को ढूंढने लगा, लेकिन जब काफी ढूंढने पर भी वह नहीं मिली तो बाजीगर ने क्रोध में आकर राजा भोज पर कलंक लगाना शुरू कर दिया। अब राजा को अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ी। राजा भोज कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी तो तुम्हारे साथ सती हो गई। राजा ने बाजीगर को उसके आकाश में जाने के बाद की सारी कहानी सुना दी। बाजीगर कहता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, जरूर आपने ही मेरी पत्नी को कहीं छुपा दिया होगा। राजा भोज कहते हैं, मैं ऐसा क्यों करूंगा? तभी बाजीगर बोलता है, क्योंकि आप मेरी पत्नी को अपनी रानी बनाना चाहते हैं। पूरे संसार में मेरी पत्नी जितनी सुंदर और कोई स्त्री नहीं है। आप एक चरित्रहीन राजा हैं। सारी प्रजा सन्न होकर बैठी रही। राजा भोज ने उसे बार बार समझाने की कोशिश की कि मेरा विश्वास करो, मैंने तुम्हारी पत्नी को कहीं नहीं छुपाया, वो तुम्हारे साथ ही सती हुई है। अब तुम अचानक आकर अपनी पत्नी मांगोगे तो मैं कहां से लाकर दूं? बाजीगर कहता है, मैं नहीं जानता था कि एक राजा भी इस कदर झूठ बोल सकता है। मैं स्वयं आपके सामने जिंदा खड़ा हूं तो मेरी पत्नी सती कैसे हो सकती है? आपके मन में कपट आ गया है। जाते वक्त आपने मेरी शर्त अनुसार मुझे वचन दिया था कि जब तक मैं वापस नहीं आता आप मेरी पत्नी को सुरक्षित रखेंगे, और अब जब मैं अपनी पत्नी आपसे मांग रहा हूं तो आप झूठ बोल रहे हैं। मुझे आपसे कुछ भी दान नहीं चाहिए, आप केवल मेरी पत्नी मुझे लौटा दीजिए। महाराज, ऐसा मत करिए, यह मेरे साथ अन्याय है। ऐसा सुनकर राजा भोज बाजीगर से कहने लगा, तुम्हें जो सजा मुझे देनी है तुम दे सकते हो, किंतु मैं मरे हुए प्राणी को जिंदा नहीं कर सकता। ये मेरी 14 विद्याओं में मैंने कहीं नहीं सीखा। तब बाजीगर कहता है, महाराज, यदि मैंने अपनी पत्नी आपके महल से निकाल दी तो तब आप क्या कहेंगे? राजा भोज कहता है, यदि तुमने बाजीगरनी मेरे महल से निकाल दी तो मैं सारा राजपाट तुम्हारे नाम कर दूंगा। ऐसा सुनकर बाजीगर कहता है कि महाराज, यदि मैं अपनी बाजीगरनी को आपके महल से नहीं निकाल सका तो जितना राजपाट आपका है इससे दुगना मैं आपको दे दूंगा। राजा ने ऐसा सुनकर हामी भर दी। बाजीगर ने महल में प्रवेश करने के लिए अपने कदम बढ़ाए तो राजा, उनकी रानियां, मंत्रीगण और समस्त प्रजा बाजीगर के पीछे महल में पहुंच गए। महल में पहुंचते ही बाजीगर ने जोर से आवाज लगाई, बाजीगरनी, कहाँ हो तुम? आ जाओ, हम चलते हैं। ऊपर से आवाज आई। बाजीगरनी एक कमरे से बाहर निकली
और बाजीगर के पास आ गई। बाजीगर कहता है, बोलिए राजा, क्या सफाई देंगे? आप राजा भोज कहते हैं कि मैं नहीं जानता बाजीगर, यह तेरी कैसी लीला है, लेकिन मैं एक सच्चा राजा हूँ जो अपनी शर्त अनुसार ये राजपाट आपको सौंपना चाहता हूँ। बाजीगर कहता है, राजा, मुझे आपकी राजपाट में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं यहाँ केवल आपकी 14 विद्याओं का घमंड तोड़ने आया था। ये थी मेरी विद्या जिसे आप अभी तक नहीं जानते। राजा अपनी गलती स्वीकार कर लेता है। बाजीगर ने अपना असली रूप दिखाया तो लोगों के सामने जो सवालों का पहाड़ था वो एक तिनके की भांति बिखर गया। बाजीगर और बाजीगरनी के भेष में आए कोई और नहीं बल्कि भगवान शिव और माता पार्वती थे। राजा भोज भगवान शिव और माता पार्वती के चरणों में गिर गए और बोले, है ईश्वर, आप मेरी समस्या का समाधान करके जाइए। भगवान शिव मुस्कुराकर बोले, महाराज, आप तो 14 विद्या निपुण शासक हैं, दूर दूर तक आपके नाम की छवि है, फिर आपको क्या समस्या हो सकती है? मेरी बहुत बड़ी भूल थी, मुझे क्षमा करें। आगे से मैं ऐसी धारणा अपने मन में कभी नहीं लाऊंगा। अब भगवान शिव ने उससे पूछा, तो अब बताइए, आप मुझसे क्या चाहते हो? राजा भोज ने कहा, मैं 15वीं विद्या भी सीखना चाहता हूँ। भगवान शिव ने कहा कि इसे सीखने की कोई समय सीमा नहीं, इसे सीखने में कितना समय लगे तब तक राज्य का कामकाज कैसे चलेगा। अच्छा, यही होगा कि आप 15वीं विद्या सीखने का विचार अपने मन से निकाल दें। राजा भोज तो 15वीं विद्या सीखने का निर्णय ले चुके थे, इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं महाराज, चाहे कितना भी कठिन से कठिन कार्य हो मैं करूंगा, चाहे कितना भी वक्त लग जाए मैं वक्त निकल लूंगा, कृपया मुझे रास्ता दिखाएं। भगवान शिव ने कहा, तो ठीक है, यहाँ से बहुत दूर हिमालय पर्वत के पास एक बहुत ही घना और भयंकर जंगल है। उस जंगल के बीच में एक सिद्ध पुरुष बाबा अमर गुरु की कुटिया है। आपको उसे कुटिया को ढूंढना होगा। इस बात का ध्यान रखना कि जंगल में घोड़ा नहीं जा सकता, आपको घोड़ा जंगल के बाहर ही छोड़ना होगा और आगे का रास्ता पैदल ही तय करना होगा। वहां अमर गुरु तपस्या करते हुए मिलेंगे। आप उनके चरणों में जाकर गिर जाना और 15वीं विद्या सीखने का अनुरोध करना। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, बाबा अपने स्वभाव से काफी कठोर हैं। अगर बाबा तपस्या में लीन हो तो उनकी तपस्या भंग मत करना, नहीं तो वह आपको श्राप भी दे सकते हैं। इसलिए आपको वहां बैठकर बाबा की तपस्या पूरी होने का इंतजार करना होगा। अगर बाबा को दया आ गई तो वह आपको 15वीं विद्या जरूर सिखाएंगे। और इतनी बात कहकर भगवान शिव और माता पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शिव और माता पार्वती के अंतर्ध्यान होने के बाद राजा भोज अपने नगर में वापस आए और अपने वफादार मंत्रियों की एक बैठक बुलाई और उन्हें आगे की योजना समझते हुए बोले, मेरे जाने के बाद आप सभी मिलजुल कर राज्य कार्य को देखोगे और किसी को कोई कष्ट ना हो, इसका विशेष ध्यान रखना, क्योंकि मुझे वापस आने में मालूम नहीं कितना समय लग जाए। इसलिए आप सब अपना अपना काम ईमानदारी से करना। सभी मंत्रियों को समझाकर राजा महल की ओर चल दिए। राजा भोज की 2 रानियां थीं, एक का नाम था सत्यवती और दूसरी का नाम था भानुमति। सत्यवती एक पतिव्रता रानी थी, वह महाराज के दर्शन करें बगैर खाना तो क्या पानी तक नहीं पीती थी। और दूसरी और रानी भानुमति थी, उसका इन बातों से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। कहने का मतलब कि रानी भानुमति का चरित्र ठीक नहीं था। राजा भोज पहले रानी सत्यवती के कक्ष में गए और बोले कि रानी, मैं किसी जरूरी कार्य से कुछ समय के लिए नगरी छोड़कर जा रहा हूँ। मालूम नहीं मुझे आने में इतना वक्त लगे, 1 वर्ष का समय भी लग सकता है और 12 वर्ष का भी, या फिर उससे ज्यादा भी हो सकता है। इसलिए मैं आपको सलाह देता हूँ कि मेरे वापस आने तक आप सावधानी से रहना। इतनी बात सुनकर रानी सत्यवती की आंखें भर आईं और बोली, महाराज, आप तो जानते ही हैं कि आपके बगैर मैं यहाँ कैसे रह पाऊंगी, आप मुझे अपने साथ ले चलिए। राजा भोज ने कहा, मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ स्त्रियों का जाना वर्जित है, तो मैं आपको साथ लेकर नहीं जा सकता। कृपया आप मेरे काम में बाधा न डालें। सत्यवती, आपके दर्शन किया बगैर मैं तो भोजन तो क्या पानी तक नहीं पीती, तो मैं इतने दिन कैसे रह पाऊंगी? तो राजा भोज ने कहा कि इस समस्या का समाधान मेरे पास है। मैं अपनी एक तस्वीर इस दीवार पर बना देता हूँ, आप इसको भोग लगाकर भोजन कर लेना। इसके बाद राजा भोज ने अपनी तस्वीर दीवार पर बना दी। सुबह हुई और राजा भोज चलने की तैयारी करने लगे। जाने से पहले राजा ने सत्यवती को अपने पास बुलाया और समझते हुए कहा कि देखो रानी, मैं जरूरी कार्य के लिए आपसे दूर जा रहा हूँ। वह काफी उलझन भरा रास्ता है, ना जान मेरे साथ क्या घटना घट जाए और मुझे आपसे मिलने के लिए भी अपना परिचय देना पड़े। इसलिए मैं आपको अपनी मूंछ का बाल देकर जा रहा हूँ, इसको संभल कर रखना, क्योंकि मैं जब भी वापस आऊंगा तब आपसे सबसे पहले अपनी मूंछ का बाल मांगूंगा। तो आप समझ जाना कि मैं ही राजा भोज हूँ और तुम यह बात किसी को भी मत बताना। राजा भोज ने अपनी मूंछ का बाल लिया और एक डिबिया में डालकर उसे रानी को दे दिया। रानी ने वह बाल संभाल कर रख दिया। 15वीं विद्या सीखने की अपनी यात्रा शुरू करने से पहले राजा ने अपने एक पुराने साथी नाई को योजना बताई और कहा, हमें कुछ वक्त के लिए राज्य से दूर जाना होगा, इसलिए आपको भी हमारे साथ चलना होगा। साथी ने कहा,
ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। अब राजा ने 2 घोड़े मंगवाए और सफर का जरूरी सामान लेकर हिमालय पर्वत की और अपनी यात्रा आरंभ की। राजा भोज और नाई दिन में तो सफर करते और रात में कोई नगरी आई तो वहीं ठहरकर रात को विश्राम करते। नाई का काम था नगरी के बाजार में जाकर सामान लाना, खाना बनाकर राजा भोज को खिलाना। काफी दिनों बाद ऐसे ही रात और दिन चलते चलते राजा भोज और नाई उस जंगल के पास पहुंच गए। घोड़े जंगल के अंदर नहीं जा सकते थे, इसलिए घोड़ा को बाहर ही छोड़कर राजा और नाई ही तलवार से जंगल में रास्ता बनाते हुए आखिरकार लंबी यात्रा के बाद राजा भोज जंगल में बाबा अमर गुरु की कुटिया ढूंढने में कामयाब हो गए। बाबा की सुंदर कुटिया बनी है। कुटिया के आसपास रंग बिरंगे फूल खिले हैं। बाबा के धुनों में धुआं उठ रहा है और वृक्षशाला पर बैठे बाबा तपस्या में लीन है। राजा भोज और नाई बाबा अमर गुरु के सामने थोड़ी दूरी पर हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं। इसी तरह इंतजार करते करते 1 सप्ताह बीत जाता है, लेकिन बाबा के आंखें नहीं खोलने। अब राजा भोज मन में विचार करते हैं कि जब तक बाबा आंखें नहीं खोलने तब तक हम आश्रम की साफ सफाई कर देते हैं। और दोनों आश्रम में काम करने लगे। उन्होंने जंगल से नए नए और फूल लाकर वहां लगाए। जंगल से सूखी लकड़ियां लाकर धोने के पास खद्दी कर दी और वहां आराम से रहने लगे। इसी तरह 1 महीना बीत गया। तब कहीं जाकर बाबा अमर गुरु ने आंखें खोली और अपने सामने एक राजा और नाई नौकर को बैठे देखा। बाबा ने देखा कि वह दोनों हाथ जोड़कर बाबा की तरफ जिज्ञासा भरी नजरों से देख रहे थे। बाबा ने कहा, बच्चों मेरे पास आओ और अपना परिचय दो। तुम इतना भयंकर जंगल पार करके मेरे पास आए हो, यहाँ कोई इंसान नहीं आ सकता। आप लोग इतना कष्ट उठाकर मेरे पास आए हो तो जरूर कोई जरूरी कार्य होगा। इतनी बात सुनकर राजा भोज और नाई बाबा के पास आए और बाबा चरणों में बैठकर राजा भोज ने कहा, महाराज, मैं राजा भोज हूँ और मैं बड़ी आशा से आपके पास आया हूँ। कृपया आप मेरी मदद करके मेरी समस्या का समाधान करें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। बाबा ने कहा, बोलो बच्चा, क्या समस्या है? राजा ने कहा, बाबा, मैं 15वीं विद्या सीखने आया हूँ। कृपया आप मुझे 15वीं विद्या का दान दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। उसकी बात सुनते ही बाबा बोले, बालक, तू तो बहुत बड़ी समस्या लेकर आया है, किंतु तू मुझे यह बता, मेरा पता तुझे किसने बताया? राजा भोज बोले कि महाराज, मुझे आपका पता एक बाजीगर ने बताया है। बाबा ने कहा, ठीक है राजन, परंतु इस विद्या को सीखना हर किसी के बस की बात नहीं। इसमें बड़ी कठिनाई आएगी। क्या तुम कर पाओगे? राजा भोज ने उत्तर देते हुए कहा कि महाराज, इस विद्या को सीखने के लिए मैं हर कठिनाई का मुकाबला करूंगा। कृपया आप मुझे सही राह दिखाइए। बाबा बोले, ठीक है राजन, इस विद्या को सीखने से पहले मैं तुम्हें इसकी शक्ति के बारे में बताना चाहूंगा। 15वीं विद्या है मरे हुए शरीर को जिंदा करना। लेकिन इस विद्या से अगर आप किसी प्राणी को जिंदा कर रहे हो है तो आपके प्राण उसे मरे हुए प्राणी के शरीर में चले जाएंगे और आपका शरीर प्राणहीन हो जाएगा। फिर आप जब भी चाहे अपने शरीर में वापस आ सकते हो। कहने का मतलब है कि आप किसी भी मरे हुए प्राणी को जिंदा करते हो तो आपका शरीर मर जाएगा और आप जब अपने शरीर में वापस आ जाओगे तो वह दूसरा शरीर मर जाएगा। और हाँ, दूसरी जरूरी बात यह है कि इस विद्या को सीखते समय आपको केवल एक समय भोजन मिलेगा। वक्त की कोई समय सीमा नहीं है। मालूम नहीं कितना समय लग जाए। क्या तुम्हें मंजूर है? राजा ने कहा, ठीक है बाबा, आप जो भी कहोगे मैं वही करूंगा। मुझे आपकी हर बात मंजूर है। बाबा बोले कि कल सुबह से आपकी शिक्षा आरंभ हो जाएगी। दूसरी सुबह बाबा ने राजा भोज को अपने सामने बिठा लिया और मंत्र सिखाना आरंभ कर दिया। अब राजा भोज का 15वीं विद्या सीखने का सिलसिला शुरू हो चुका था, लेकिन इसी के साथ शुरू हुआ एक भयंकर समस्या का सिलसिला जिससे राजा अभी अनजान थे। जब बाबा राजा भोज को मंत्र सुना रहे थे तब नाई भी राजा भोज के पीछे बैठा बैठा मंत्र सीख रहा था और उसने भी राजा के साथ साथ मंत्र रट लिए थे और वह भी मन ही मन मंत्र का जाप करने लगा। ऐसे ही राजा भोज की शिक्षा 12 वर्ष तक चली। राजा भोज को बाबा जो भी मंत्र बताते हैं उसे नाई भी तुरंत रट लेता और जैसे जैसे राजा मंत्र का जाप करते वैसे ही नाई ही मन मंत्र का जाप करता रहता। कहने का मतलब 12 वर्षों में राजा भोज 15वीं विद्या सीख गए और साथ साथ नाई भी इस विद्या को सीख गया। फिर एक दिन ऐसा भी आया जब बाबा ने कहा, राजन, अब आपकी विद्या पूर्ण हो गई है। अब आप अपने राज्य में जाकर अपने राज्य का काम संभाल सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान हमेशा रखना, कभी भी इस विद्या का गलत इस्तेमाल मत करना। राजा ने प्रसन्न भाव से अपने गुरु का मान रखते हुए हामी भरते हुए सिर हिलाया। अगली सुबह राजा भोज ने गुरु अमरा को प्रणाम करके और उनके चरण स्पर्श करके जाने की आज्ञा मांगी। बाबा ने भी प्रसन्नता के भाव अपने मुख पर लाकर उन्हें आशीर्वाद दिया और जाने की इजाजत दे दी। अब राजा भोज नाई को साथ लेकर
अपनी नगरी की ओर चल दिए। अब घोड़े तो थे नहीं, इसीलिए वह दोनों पैदल ही बातें करते करते चले जा रहे थे। नाई ने मन ही मन भयंकर साजिश रच डाली, राजा भोज बनने की साजिश। राजा को अपने व्यवहार की ओर आकर्षित करने के लिए नाई गुमसुम होकर बैठ गया। राजा अभी उसकी कूटनीति से बिल्कुल अनजान थे। नाई को इस तरह गुमसुम बैठा देखकर राजा से कहा कि नाई, क्या बात है, तुम बड़े गुमसुम से नजर आ रहे हो। नाई ने कहा, महाराज, मेरे दिल में एक बात है, आप बुरा ना मानो तो बताऊं। राजा भोज बोले, हाँ बताओ। नाई बोला, महाराज, मैं यह कह रहा था कि आपने 12 वर्षों के इतने कठिन परिश्रम के बाद यह 15वीं विद्या हासिल की है, तो आप अगर अपनी सीखी हुई विद्या को एक बार आजम लेते तो अच्छा रहेगा, क्योंकि नगरी में जाकर कहीं आप हंसी के पत्र न बन जाएं। जो राजा भोज को उसकी बात ठीक लगे, वह बोले, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, आजमाने में क्या दिक्कत है, चलो आजमा कर देखते हैं। नाई ने कहा, महाराज, आप थोड़ी देर यहां बैठिए, मैं अभी आता हूं। नाई गया और एक मरा हुआ तोता उठाकर ले आया और उस मरे हुए तोते को राजा भोज के सामने रख दिया और कहा, महाराज, आप इस मरे हुए तोता में अपने प्राण डालिए। राजा भोज ने कहा, ठीक है, मैं मंत्र का जाप करता हूं। राजा भोज मंत्र पढ़ने लगे और उन्होंने अपने प्राण तोता में डाल दिए। तोता जिंदा हो गया और राजा भोज का शरीर अचेत होकर वहीं पर गिर गया। नाई अपनी साजिश में कामयाब होने लगा। नाई ने मौके का फायदा उठाया और तुरंत मंत्र पढ़कर अपने प्राण राजा भोज के शरीर में डाल दिए। अब नाई का शरीर भी अचेत होकर गिरनाई अब राजा भोज बन गया और राजा भोज तोता बन गए। राजा भोज, जो कि अब तोते के शरीर में थे, यह देखकर हैरान हो गए कि नाई ने यह विद्या कैसे सीख ली। राजा भोज ने कहा, हे नाई, ये तूने क्या किया, तू मेरे शरीर में क्यों आ गया। नाई कहने लगा, महाराज, मैं भी अपनी विद्या आजमा रहा था, जो कि मैंने चोरी चोरी आपके पीछे बैठकर सीखी है। राजा भोज को यह सुनकर बहुत गुस्सा आ गया और राजा ने कहा, तुमने अपनी मर्यादा के विरुद्ध जाने की चेष्टा कैसे की। इस अपराध का दंड तुम्हें दरबार में दिया जाएगा। अब तू एक काम कर, अपने शरीर में वापस चला जा और मेरा शरीर खाली कर, ताकि मैं अपने शरीर में वापस आ सकूं, तोता बने। राजा की यह बात सुनकर नाई मुस्कुराते हुए बोला, महाराज, क्या मैं आपको मूर्ख नजर आता हूं जो अपने शरीर में वापस जाऊंगा। बड़ी मुश्किल से राजा बनने का मौका मिला है, अब आप ही बताइए कि इस अवसर को मैं कैसे छोड़ सकता हूं। और अब तो आप एक तोता बन चुके हो, एक तोता बनकर भला आप मेरा क्या बिगाड़ सकते हो। अब मैं यह शरीर किसी भी हालात में नहीं छोड़ूंगा। अब मैं भी वह सारे सुख भोगूंगा जो एक राजा प्राप्त करता है। अब मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह कहकर वह नाई अपने रास्ते का आखिरी कांटा हटाने के लिए उस तोते को पत्थर से करने के लिए भागा जिसमें राजा भोज के प्राण बसे थे। तोता बेचारा क्या करता, वहां से अपनी जान बचाकर भागा और दूर एक ऊंचे पेड़ की टहनी पर बैठकर नाई को देखने लगा। पेड़ की टहनी पर बैठकर तोता बना राजा उदास मन से यह सोच रहा था कि जिस साथी पर मैंने इतना भरोसा किया, उसने मेरे साथ इतनी बड़ी गद्दारी कर दी और अब मैं कुछ कर भी नहीं सकता। पेड़ पर बैठा तोता रोने लगा। उधर नाई ने, जो कि इस समय राजा भोज के शरीर में था, लकड़ी और घास फूस को इकट्ठा किया और अपने नाई वाले शरीर को उसमें जला दिया। नाई के शरीर को जलाकर राजा भोज बना। नाई अब राजा भोज की नगरी की तरफ चल दिया। नाई के शरीर को जलाकर राजा भोज बनाना। नाई राजा भोज की नगरी की तरफ चल दिया। नाई ने छल द्वारा खुद को राजा भोज बना लिया, लेकिन राजा भोज बेचारे तोता बनकर इस जंगल में भटके रहे। धोखेबाज नाई दिन रात पैदल सफर करता हुआ राजा भोज की नगरी के द्वारा पर जा पहुंच। वहां मौजूद पहरेदारों ने जैसे ही राजा भोज को देखा, उन्होंने तुरंत इसकी सूचना दरबार में पहुंचाई। यह संदेश सुनकर दरबार के सभी मंत्रीगण और अन्य सदस्य प्रसन्नता से व्याकुल होकर बैंड बाजा और माला लेकर अपने राजा का भव्य स्वागत करने के लिए द्वारा पर आ पहुंचे। कोई भी व्यक्ति उसे पहचान नहीं पाया कि यह असल में राजा भोज है या कोई और राजा का खूब जोरों शारों से स्वागत किया गया। उनके आने की खुशी में महल को एक सुंदर दुल्हन की तरह सजा दिया गया। पूरे राज्य में सूचना पहुंचा दी गई कि महाराज अपना जरूरी कार्य निपटाकर 12 वर्ष बाद अपनी नगरी में वापस लौट आए हैं। इतने लंबे समय के बाद अपने राजा को वापस आया देखकर लोगों में खुशी का माहौल था, क्योंकि नाई महल में मौजूद सभी मंत्रीगण और अन्य सदस्यों को पहले से ही जानता था, इसलिए उसे उनके साथ विचार विमर्श करने में किसी भी उलझन का सामना नहीं करना पड़ा। सभी लोग इतने लंबे समय के बाद अपने राजा से विचार विमर्श कर काफी प्रश्न थे। दरबार में सभी जन से अच्छी तरह मिलजुल कर राजा भोज, जो कि असल में नाई था, अपने महल की ओर चल दिया। महल के द्वारा पर पहुंच तो वहां काफी सुंदर छवि की बांदी उनका स्वागत करने के लिए अपने हाथों में आरती की थाली और फूल लिए खड़ी थी। लेकिन राजा बना नाई रानी को वहां मौजूद न देखकर बोला कि रुक जाओ बांदियों, हम तब तक अंदर नहीं आएंगे जब तक कि हमारी रानी सत्यवती हमारा स्वागत करने नहीं आ जाती। राजा का आदेश सुनकर तुरंत रानी सत्यवती को बुलाया गया। रानी सत्यवती अपने हाथों में आरती की थाली लेकर वहां चली आई, किंतु रानी
रानी सत्यवती वहां आकर चुपचाप एक तरफ खड़ी हो गई। तब राजा भोज बने। नाई ने कहा, क्या बात है रानी, क्या आप हमें देखकर कुछ नहीं है? हम कितने वर्षों के बाद आपके पास वापस लौटे हैं। नजदीक आइए, हमारी आरती करिए और खुशी खुशी हमें अपने कक्षा में लेकर चली। सत्यवती ने कहा, महाराज मैं आपकी आरती भी करूंगी और खुशी खुशी आपको हमारे कक्ष में भी लेकर चलूंगी, किंतु आप पहले हमें यह बताइए कि जब आप जरूरी कार्य से जा रहे थे तब हमें क्या कहकर गए थे? राजा भोज बने। नाई ने कहा, ऐसी बेवकूफी भारी बातें आपको शोभा नहीं देती। भला 12 वर्ष पहले की छोटी मोटी बातें याद थोड़ी रहती हैं। आप आइए और हमारी आरती करिए। सत्यवती ने उनकी बात की और ध्यान नहीं दिया और फिर से पूछा, पहले आप हमें उस वार्ता का परिचय दीजिए, तभी हम आपको अंदर आने की अनुमति देंगे। राजा बने नाई ने मन ही मन सोचा, यह रानी तो बहुत ही तेज और सुलझी हुई लगती है, यहाँ तो दाल गलने वाली नहीं है। यह सोचकर नाई ने अपना रुख भानुमति के महल की तरफ कर लिया। जब नई रानी भानुमति के महल के द्वार पर पहुंच तो देखा कि भानुमति पहले से ही राजा के स्वागत के लिए आरती का थाल लेकर खड़ी थी। वह राजा को इतने लंबे समय के बाद देखकर काफी प्रसन्न थी। उसने खुशी खुशी उसकी आरती की और अपने कक्ष में ले गई। रानी भानुमति के महल में नाई ने खूब सुविधाओं का आनंद उठाया। धीरे धीरे आधी रात हो गई। भानुमति को तो नींद आ गई, किंतु नाई को नींद कहाँ आने वाली थी। अब उसके जहां में एक डर बैठा जा रहा था। उसे एक चिंता सताई जा रही थी और वह चिंता थी उस तोते की, क्योंकि उस तोते में खुद राजा भोज बसे थे जो मनुष्य की भांति बोल सकते थे। अब उसका यही डर था कि कहीं वह तोता उड़ता उड़ता नगरी तक न पहुंच जाए, कहीं मेरे सारे भेद खुला न जाए। अब इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए नाई एक खतरनाक योजना बनाने लगा। यहाँ तो नाई अपनी बुद्धि का परिचय देते हुए योजना पर योजना बनाने लगा। दूसरी तरफ राजा भोज, जो बेचारे अभी भी एक तोता बनकर उसी जंगल में भटक रहे थे, वह बेचारा तोता भूख और प्यास के कारण इधर उधर भड़क रहा था। पानी की तलाश में भटका भटकता तोता आखिरकार एक बावड़ी पर आ पहुंच, जहाँ पर 99 तोते पहले से ही रहते थे। 99 तोतों ने देखा आज बावड़ी पर एक नया तोता आया है और कुछ ज्यादा ही प्यासा है। बेचारा पानी पिए ही जा रहा है। उसे नए तोता को देखकर सारे तोता खुश हो गए और आपस में बातें करने लगे कि चलो हम इससे दोस्ती करते हैं। अगर ये हमारा दोस्त बन गया तो हम पूरे 100 तोते हो जाएंगे। फिर तोता बने हुए राजा भोज के पास सारे तोता आ गए और अपनी तोता वाली भाषा में राजा भोज से बातें करने लगे। उसका हाल चाल पूछने लगे। राजा भोज 15 विद्या के निदान थे, इसीलिए वह तोतों की भाषा भी जानते थे। राजा भोज ने उन्हें तूतिया भाषा में बताया कि देखो दोस्तों, मैं अकेला हूँ और मेरा कोई परिवार भी नहीं है। मैं दुनिया भ्रमण के लिए निकला हूँ। अब जब आप सब मुझसे दोस्ती करना चाहते हो तो मैं तैयार हूँ। मैं आप सबके साथ ही रहूंगा। सारे तोता बहुत ही खुश हुए और हंसी खुशी सब एक साथ रहने लगे। अब राजा भोज सबको अच्छी अच्छी बातें बताते और किस्से कहानियां सुनाते, जिस कारण सब तोते समझते यह तोता तो बहुत ही समझदार है। इसके आने के बाद हमें पानी की तलाश में भी भटकना नहीं पड़ता। यह हमें ऐसी जगह लेकर जाता है जहाँ पानी तैयार मिलता है। इस कारण सभी तोता राजा भोज की इज्जत करने लगे। और एक दिन ऐसा भी आया जब सारे तोतों ने मिलकर राजा भोज को अपना मुखिया घोषित कर दिया। अब जब राजा भोज उन तोतों के साथ जुड़ गए तो उन सब का समय अच्छे से गुजरते लगा, क्योंकि एक 15 विद्या निदान होता उनके बीच में मौजूद था, जो किसी भी समस्या को आने से पहले ही भांप लेता था। उसके रहने से सभी तोता अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करने लगे। लेकिन अब इन तोतों के आगे भी एक ऐसी समस्या आने वाली थी जिसने इन्हें वन वन भड़काने और अपनी जान बचाकर भागने पर मजबूर कर दिया। यहाँ राजा भोज बने नाई की योजना बनकर तैयार हो चुकी थी। उसने अपने राज्य में घोषणा करवाई कि सभी मंत्रियों से कह दो, महाराज का हुक्म है, तुरंत सभा लगाई जाए। महाराज की घोषणा सुनते ही सभी मंत्रीगण, द्वारपाल, सेनापति और रानियां दौड़े दौड़े चले आए। जब सभी सभा में मौजूद हो गए तो राजा ने आदेश दिया कि जहाँ तक हमारे राज्य की सीमा है सभी प्रजाजनों को आदेश पहुँचा दो कि जो भी नर नारी तोता मारकर हमारे पास लाएगा उसे एक तोता के बदले एक सोने का सिक्का दिया जाएगा। राजा का यह हम सुनकर सभी दरबारी अचंभित रह गए कि यह राजा को क्या हो गया है। वह जानते थे कि उनका राजा तो बहुत दयालु है, परंतु आज राजा का अचानक ऐसा आदेश सुनकर वह सब हैरान थे। राजा अचानक तोता मरवाने का आदेश दे रहे हैं, किंतु सभी केवल सोच सकते थे, कुछ पूछ नहीं सकते थे, क्योंकि यह राजा का आदेश था। जो भी हो, जैसे ही यह समाचार राज्य में पहुंचा तो सभी निठल्ले लोग तोता पकड़ देने के लिए निकाल पड़े। शाम तक कोई एक तोता लेकर दरबार में आ रहा था, कोई 2 और कोई 10 तोते लेकर दरबार में पहुंच गया। जो जितनी संख्या में तोते लेकर आता उसे उतनी संख्या में सिक्के दिए जाते। अब यह समाचार आसपास के नगरों में भी फैल गया कि राजा भोज एक तोता मारने के बदले एक सोने का सिक्का दे रहा है। बेचारे तोता समझ नहीं पा रहे थे कि हमारा कसूर क्या है, हमें क्यों मरवाया जा रहा है। अब धीरे धीरे यह समाचार तोता बने राजा भोज के पास भी पहुंच गया। उसने सभी 99 तोतों को इकट्ठा किया और उन्हें कहा कि अब एक बड़ी मुसीबत आने वाली है। अपने मुखिया तोता की यह बात सुनकर बेचारे सभी तोते डरे सहमे से हो गए। अब वे अपने मुखिया राजा भोज बने तोता पर आस लगाए बैठे रहे और बोले, मुखिया जी, हमें तो आप जैसा सुझाव देंगे हम इसका पालन करेंगे, कृपया आप ही हमारा मार्गदर्शन करें। वह अपनी चतुराई से उन सभी तोतों को बचते रहे, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन सभी सोते रात के समय पेड़ पर बैठे मंत्रणा कर रहे, तभी उनमें से एक तोते ने देखा कि एक शिकारी अपने कंधों पर तीर कामान और कमर पर डांट बांधे और हाथ में एक बोरा लिए उनकी दिशा में आगे बढ़ा चला आ रहा था। उसने तुरंत ही अपने मुखिया तोता यानी राजा भोज को इसके बारे में बताया। शिकारी को यूं आता देखकर राजा भोज ने तुरंत एक योजना बनाई और सभी दोस्तों को समझाया कि देखो, उड़ने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि इसके हाथ में तीर कामान है। अगर हमने उड़ने की कोशिश की तो हम में से 2 या 3 तोते तो जरूर मारे जाएंगे। इसीलिए जैसा मैं कहता हूँ
वैसा ही करना। सभी डरे सहमे से बैठे थे। सभी ने अपना सर हिलाया। फिर राजा भोज उन्हें अपनी रणनीति समझते हुए बोले, पहले यह शिकारी पेड़ के पास आएगा और एक ही पेड़ पर इतने सारे तोता देखकर प्रश्न हो जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप यह लालच में सारे तोता पकाने की सोचेगा। इसके लिए यह हम पर बाण तो नहीं चलाएगा, क्योंकि बाण चलने से वह 2 या 3 तोते ही पकड़ सकता है, बाकियों को नहीं। तो आप सबको एक नाटक करना होगा जिससे शिकारी यह सोच या तो पहले से ही मारे हुए हैं तो और मारने का क्या मतलब है। आप सब अपनी गर्दन इस ढंग से लटका दो जिससे ऐसा लगे कि जैसे हम मरे हुए हैं। फिर शिकारी ऊपर पेड़ पर चढ़ेगा और हमें एक एक करके जमीन पर गिराएगा। तब आप लोग एक बात का विशेष ध्यान रखना कि जैसे ही शिकारी एक तोता को नीचे जमीन पर गिराएगा, उसके गिरने की आवाज आएगी। फिर दूसरे को पटकेगा तो उसकी जमीन पर गिरने से आवाज आएगी। फिर तीसरी को पटकेगा, फिर से आवाज आएगी। पटकने की आवाज को गिनते रहना, क्योंकि धीरे धीरे वह हम सबको नीचे जमीन पर पटकता रहेगा और जैसे ही पटने की सभी आवाज पूरी हो जाए तब सारे एकदम उड़ जाना। इससे फायदा ये होगा कि उसे वक्त शिकारी तो पेड़ पर होगा और हम सब भागने में कामयाब हो जाएंगे और उसी वक्त उसके पास धनुष बाण भी नहीं होंगे। सभी दोस्तों ने कहा, ठीक है मुखिया जी। और सभी तोते पेड़ की टहनियां पर ऐसे गर्दन लटकाकर लेट गए जैसे वह सभी मरे हुए हों। अब शिकारी पेड़ के पास पहुंचता है और एक ही पेड़ पर इतने सारे तोते देखकर काफी प्रश्न हो जाता है, क्योंकि इतने सारे तोते उसे बड़ा धनवान बना सकते हैं। वह मन ही मन भगवान को धन्यवाद कहते हुए बोला, भगवान तू कितना दयालु है, मुझे एक ही जगह इतने सारे तोते मिल गए, वह भी मरे हुए। मुझे हत्या भी नहीं करनी पड़ेगी और ढेर सारे सोने के सिक्के भी मिल जाएंगे। शिकारी तीर और बोरे को नीचे रखा और खुद पेड़ पर चढ़ गया और सभी तोता को शिकारी एक एक करके नीचे जमीन पर पटकने लगा। शिकारी अपना कार्य शुरू कर चुका था। वह एक एक करके सभी तोतों को नीचे पटकने लगा। जैसे ही एक तोता नीचे जमीन पर गिरता तो उसकी जमीन से टकराने से आवाज होती। सभी तोता उसे आवाज की गिनती करने लगे। आवाज की गिनती 99 तक पहुंच गई। अंत में बच्चे थे राजा भोज, जिनके धरती पर गिरते ही फिर से गिरने की आवाज आई और अब 100 की गिनती पूरी हो चुकी थी। आखिरी आवाज सुनते ही नीचे पड़े सभी तोता फर्र से उड़ गए, लेकिन शिकारी के हाथ में रह गए। तोता बने राजा भोज। राजा भोज मुखिया थे, इसलिए वे सबसे ऊंची टहनी पर बैठे हुए थे। बाकी 99 तोता उड़ चुके थे, लेकिन राजा भोज बना तोता शिकारी के हाथ लग चुका था। शिकारी तोतों की चतुराई से काफी गुस्से में था। ऐसे धोखे की रासलीला देखकर वह आज बाबूलाल हो गया। तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, लेकिन मैं तुझे अपने हाथ से जान नहीं दूंगा। कम से कम मुझे एक सोने का सिक्का तो मिल ही जाएगा। शिकारी पेड़ से नीचे उतरा और तोता बने राजा भोज को अपने हाथ में पड़कर अपनी नगरी की ओर चल दिया। चलते चलते रास्ते में तोता ने कहा, शिकारी भाई। शिकारी इधर उधर देखने लगा और बोला, मुझे किसने आवाज लगी है? क्योंकि राजा भोज बना तोता मनुष्य की तरह बोल सकता था। उसने कहा, भाई मैं बोल रहा हूँ तोता, जिसे तुमने पकड़ रखा है। शिकारी थोड़ा हैरान होकर कहता है, वाह यार, तू तो हमारी जैसी भाषा बोल रहा है। तोता बने राजा ने उससे पूछा, शिकारी भाई तुम मुझे कहाँ ले जाओगे? शिकारी ने कहा, मैं तुझे राजा के पास लेकर जाऊंगा। यहाँ मुझे एक तोता के बदले एक सोने का सिक्का मिलेगा। तोता बोला, भाई तुम मुझे राजा के पास लेकर मत जो, इसकी जगह तुम मुझे किसी सेठ के पास लेकर चलो, मैं उसे तुम्हें 10 सोने के सिक्के दिलवाऊंगा। शिकारी ने कहा, मैं तुझे यहाँ के सबसे बड़े सेठ के पास लेकर चलता हूँ। तोता के चेहरे पर अब कुछ खुशी के भाव नजर आए। शिकारी उसे लेकर एक सेठ के पास पहुंच गया। वहां जाकर शिकारी ने कहा, यह तोता मैंने जंगल से पकड़ा है, जिसे मैं आपको बेचना चाहता हूँ। सेठ ने शिकारी से कहा, भाई भला मैं तोते का क्या करूंगा, तुम इसे ले जाकर राजा को दे दो, तुझे एक सोने का सिक्का मिल जाएगा। शिकारी कहता है, सेठ साहब लेकिन यह तोता कहता है कि मुझे राजा को नहीं बल्कि किसी सेठ को बेच दो, आप खुद ही इससे बात कर लो। सेठ हैरान होकर शिकारी से पूछता है कि क्या यह तोता बोलता है? शिकारी ने उत्तर देते हुए कहा, यह तोता बोलना है और बहुत ही समझदारी भारी बातें करता है। सेठ खुश हो जाता है और उसे कहता है, ठीक है इसे लेकर अंदर आ जाओ। फिर शिकारी से उस तोते को लेकर सेठ अंदर गया और बैठकर तोते से विचार विमर्श करने लगा। तोते ने कहा, सेठ जी आप मुझे 10 सिक्कों के बदले में इस शिकारी से खरीद लीजिए। मैं इन 10 सिक्कों के बदले आपको 1 लाख सिक्कों की आमदनी करवा दूंगा। अगर आप मुझे नहीं खरीदोगे तो ये शिकारी मुझे राजा को सौंप देगा और वहां मुझे समाप्त कर दिया जाएगा। सेठ ने तुरंत 10 सिक्के निकाले और शिकारी को दे दिए। अब तोते ने शिकारी से कहा, शिकारी अब तुम अपने इनाम पर रहना, किसी को मत बताना कि मैंने सेठ को तोता बेचा है। शिकारी ने हामी भारी और खुशी खुशी अपने घर चला गया। अब सारा मामला शांत होने के बाद सेठ ने तोते से कहा, भाई तू मेरी लाखों की कमाई भला कैसे करवा सकता है? तोते ने कहा, देखो सेठ जी, जैसा मैं कहता हूँ आप वैसा वैसा करते जाओ तो आपके पास धन की वर्षा होने लग जाएगी। अब सेठ को दुगना मुनाफा होने लगा। इस मुनाफे से सेठ बड़ा खुश था
कि वास्तव में यह तोता तो बड़ा ही ज्ञानी और समझदार है। सेठ तोता को बड़े ही प्यार से रखना लगा। सेठ उसे प्रतिदिन अच्छा अच्छा खाना खिलाता और सेठ उसके लिए सभी जरूरत का सामान लाने लगा। इसके बाद तो सेठ रोज तोते से सलाह मशवरा करता और जो बात तोता कहता सेठ वही करता। तोता सेठ को सलाह देते हुए कभी रुई खरीदने के लिए कहता, कभी लोहा खरीदने के लिए कहता और कभी चीनी खरीदने के लिए कहता। इस तरह धीरे धीरे अब सेठ बहुत आमिर होने लगा था। एक दिन सेठ तोते से कहने लगा, तोता भाई, मैं तेरी वजह से आज माला माल हो गया हूँ, तो बता आज तू क्या चाहता है? मैं तेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। सेठ की इतनी बात सुनकर तोता उदास हो गया। सेठ ने कहा, तोता भाई, मेरी बात सुनकर तू उदास क्यों हो गया है? मुझे बता क्या बात है? धीरे धीरे तोते की आंखों से आंसू टपकने लगे। तोते की आंखों में आंसू देखकर सेठ ने कहा, भाई मुझे माफ कर दे। मैंने अपनी कमाई के चक्कर में आज तक तेरा दुख दर्द तो पूछ ही नहीं पाया, लेकिन अब तेरी वजह से मेरे पास बहुत धन हो गया है। अब तुम मुझे अपने बारे में बता। तोता ने कहा, देखो सेठ जी, किसी को मत बताना, मैं अपने बारे में आपको सारी बात बताता हूँ। सेठ ने कहा, तू मेरा विश्वास कर भाई, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। इसके बाद तोते ने कहा, सेठ जी, मैं वास्तव में कोई तोता नहीं बल्कि राजा भोज हूँ। फिर तोते ने बाजीगर से लेकर 15 विद्या तक की सारी बात सेठ को बता दी। सेठ पूरा किस्सा सुनकर दंग रह गया और तोता बने राजा भोज के पैरों में गिर गया। सेठ कहने लगा, महाराज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने इतने बड़े महाराज को इस तरह से रखा है, कृपया मुझे क्षमा करें और मेरे लायक कोई सेवा हो तो मुझे अवश्य बताएं। तोता ने कहा, आपकी कोई गलती नहीं है, यह तो मुझे मेरे कर्मों का दंड मिल रहा है, लेकिन आप कुछ कर सकते हो तो मुझे किसी भी तरीके से एक बार छुपकर रानी सत्यवती के पास पहुंच दो तो आपकी बड़ी कृपा होगी। सेठ ने कहा, ठीक है महाराज, मैं किसी भी तरीके से आपको रानी सत्यवती के महल तक जरूर पहुंचाऊंगा, चाहे मुझे कितने भी खतरों का सामना क्यों न करना पड़े। सेठ अपने वचन अनुसार राजा भोज बने तोता को रानी सत्यवती से मिलाने के लिए काफी आतुर था। फिर एक दिन उसने योजना बनाई और तोता को अच्छी तरह छुपाकर राजा भोज की नगरी की तरफ चल दिया। 2-4 दिन की पैदल यात्रा करने के बाद वह राजा भोज की नगरी में पहुंच गया और रानी सत्यवती के महल के बाहर जाकर बैठ गया, क्योंकि यह मसला इतना गंभीर था कि वह हर किसी से इस बारे में बात भी नहीं कर सकता था। सेठ को अपने कदम फूंक फूंक कर रखने पड़ रहे थे, लेकिन सेठ करें भी तो क्या करें। महल के अंदर जाना उतना ही मुश्किल था जितना एक गरीब आदमी का किसी राजा से मिलना होता है। सेठ वहीं बैठा रहा और सोच की भगवान कोई ना कोई रास्ता तो जरूर दिखाएंगे। तभी सेठ ने देखा कि एक बांदी महल से बाहर आ रही है। सेठ में तुरंत अपना दिमाग दौड़ डाया कि आगे का काम यह बांदी ही कर सकती है। वह भागा और तुरंत बांदी के पास जा पहुंचा। सेठ ने बांदी से कहा कि बहन, कृपा करके आप मेरा एक कार्य कर दीजिए, मुझे किसी भी तरह से एक बार रानी सत्यवती से मिलवा दीजिए। बांदी गुस्से में कहती है कि क्या कहा, रानी सत्यवती से मिलवा दूं? हमारी रानी के इतने भी पूरे दिन नहीं आए हैं कि वे किसी भी राह चलते अरे गरे से मिलें, तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। सेठ ने विनती करते हुए कहा कि आप किसी भी तरह यह समाचार रानी तक पहुंच दो कि एक सेठ बहुत दूर से पैदल यात्रा करते हुए एक गंभीर समस्या लेकर आपसे मिलने आया है। इसके बदले में मैं आप 50 सोने के सिक्के दूंगा। 50 सोने के सिक्कों के नाम से बांदी के चेहरे पर चमक आ गई। उसने मन ही मन सोचा कि इतने छोटे से काम के 50 सोने के सिक्के। बांदी बोली कि सेठ जी लाओ, पहले मुझे 50 सोने के सिक्के दो, तभी मैं रानी के पास जाकर आपका समाचार पहुंचाऊंगी। सिक्के अपने पल्लू में बांधकर वह दूधती हुई रानी सत्यवती के पास गई और कहा कि महारानी, एक सेठ बहुत दूर से पैदल सफर करते हुए आपसे मिलने आए हैं, शायद बेहद ही गंभीर समस्या पर विचार करना चाहते हैं। यदि आप आज्ञा दें तो मैं उन्हें बुलाऊं। रानी सत्यवती ने कहा, ठीक है, बांदी उसे हमारे पास लेकर आओ। बांदी भागी भागी गई और सेठ को रानी सत्यवती के महल के भीतर ले आई। जब सेठ रानी के पास पहुंच तो रानी ने देखा कि सेठ की आंखें छलक रही थीं। उसने हाथ जोड़कर रानी से विनती करें कि रानी, मैं केवल 1 मिनट के लिए आपसे अकेले में वार्ता करना चाहता हूँ। रानी सत्यवती एक कोमल हृदय की महिला थी। किसी अनजान व्यक्ति की आंखों में पानी देखकर उसका मन पसीजने लगा था। रानी ने तुरंत सभी बांदियों और पहरेदारों को बाहर जाने का आदेश दे दिया। जैसे ही सब बाहर गए, अपनी चादर हटाई और तोता बने राजा भोज को बाहर निकाला और बोला, महारानी, यह कोई और नहीं बल्कि स्वयं राजा भोज हैं। किसी अनजाने के मुख से ऐसे शब्द सुनते ही रानी का हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। वह इस पहेली को समझ नहीं पा रही थी। राजा भोज, वह भी एक तोता, यह कैसे? रानी के हृदय में सवाल बढ़ते जा रहे थे। एक क्षण के लिए वह मौन हो चुकी थी। सेठ ने रानी से कहा, रानी, आप इन्हें संभालिए, मेरा कार्य यही समाप्त होता है। बाकी की सारी कहानी यह तोता बने राजा भोज स्वयं आपको बता देंगे। रानी बोली, रुको सेठ, जब तक यह सिद्ध नहीं हो जाता कि यह राजा भोज हैं, आप यही रहेंगे। यदि आपकी बात सच साबित हुई तो राजा भोज के आने की खुशी में आपके नाम पर एक भाव समारोह किया जाएगा
और यदि आप हमारे साथ कोई मजाक कर रहे हैं तो आपको ऐसा दर्द दिया जाएगा, इसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। रानी और सेठ की इतनी बातें सुनकर पीछे बैठे तोता ने धीरे से कहा, रानी, क्या आज भी आपके पास हमारी मूंछ का बाल सुरक्षित रखा है? यह कथन सुनते ही रानी बोलती बोलती एकदम सुन्न पर डिड़ियश गई और धीरे धीरे अपनी नजरें उसे तोते की तरफ घुमाई, जिसकी आंखें में जिज्ञासा के आंसू बह रहे थे। अपने स्वामी से इतने वर्षों बाद मिलकर जो आज उसे इस अवस्था में मिले थे, उन्हें गले लगाकर रानी फुट फुट कर रण लगी। रानी ने सेठ का दिल से धन्यवाद किया और उन्हें मेहमान गृह में ठहरने को कहा। रानी ने बांदियों को बुलाकर आदेश दिया कि यह सेठ हमारे शाही मेहमान हैं, इन्हें किसी भी तरह की समस्या नहीं होनी चाहिए, और मेहमान गृह की ओर चल दिए। अब रानी को तोता बने राजा भोज ने अपनी पूरी दास्तान सुना डाली कि कैसे नाई ने उनके साथ इतना बड़ा धोखा किया है। रानी ने भी उस नाई के महल में आने के पश्चात की सारी कहानी उस राजा भोज बने तोता को सुनाई और बोली, महाराज, यह तो मैं उसके महल में आते ही समझ गई थी कि यह कोई और बहरूपिया है। मेरे महाराज नहीं, क्योंकि मैंने उससे आते ही वह निशानी मांगने को कहा जो आप मुझे सौंप कर गए थे, जिसे देने में वह असमर्थ हो गया और नए नए बहाने बनाने लगा। इतनी वार्ता करने के बाद रानी सत्यवती बोली कि महाराज, आप एक 15 विद्या शासन हैं, तो कृपया आप ही इस समस्या का समाधान करिए। नाई कितना भी चालाक क्यों ना हो, वह केवल 15वीं विद्या जानता था, किंतु राजा भोज 1 से लेकर 15 तक की सभी विद्याएं जानते थे। अब असली राजा भोज को रानी सत्यवती का साथ मिल चुका था। उन्होंने इस दुख से छुटकारा पाने के लिए गंभीर योजना बनाई और रानी सत्यवती से बोले कि देखो रानी, केवल सेठ और आपको ही यह मालूम है कि मैं महल में आ चुका हूँ, और किसी को भी इसकी सूचना नहीं है और ना ही मिलनी चाहिए। अब जो मैं आगे कहूंगा आपको वही करना होगा। रानी सत्यवती ने कहा, जी महाराज, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। कृपया आप मुझे आगे की योजना बताइए। रानी, सबसे पहले आप सैनिकों से कहकर एक मारा हुआ बकरा मंगवाइए और एक बंदी से कहकर नाई के पास संदेश भेजवाइए, जिसमें आप उससे माफी मांगते हुए महल में आने का आग्रह करना चाहती हैं। उससे पहले मुझे किसी ऐसे स्थान पर छुपा दीजिए यहाँ से केवल मैं आपको देख सकूं, आप लोग मुझे ना देख सकें। रानी सत्यवती राजा भोज की पूरी योजना अच्छी तरह से समझ चुकी थी। फिर उसने योजना के अनुसार एक बांदी को बुलाया और उसके द्वारा राजा भोज बने नाई तक संदेश पहुंचाया। बांदी लेकर तुरंत राजा बने नाई के पास गई, जो रानी भानुमति के महल में विश्राम कर रहा था। वहां जाकर बांदी राजा बने नाई से बोली, महाराज, रानी सत्यवती ने आपको याद किया है। वह अपने कर्मों पर पश्चाताप करते हुए आपसे माफी मांगना चाहती हैं। रानी ने आपके साथ सभी मंत्रीगणों को भी आमंत्रित किया है ताकि वह सबके सामने आपसे माफी मांग सके। कृपया अब आप चलिए। रानी आपकी आरती करते हुए महल में आपका भव्य स्वागत करना चाहती हैं। ये सारी बात बांदी ने हाथ जोड़कर राजा बने नाई से कह डाली। राजा बने नाई ने कहा कि आखिर रानी सत्यवती अक्ल आ ही गई। ठीक है, जाकर रानी से कह दो हम शीघ्र समस्त मंत्रीगणों के साथ महल में पधार रहे हैं, हमारे स्वागत की तैयारी करो। रानी सत्यवती को पूरा विश्वास था कि इस संदेश के साथ राजा बनाया जरूर आएगा, इसलिए रानी ने तोता बने राजा भोजपुरी एक कपड़े से ढककर कक्ष के रोशनदान में छुपा दिया ताकि तोता वहां से सारा दृश्य देख सके। इस कार्य से निजात पाकर रानी राजा बने नाई और मंत्रियों के आने की प्रतीक्षा करने लगी। थोड़ी देर बाद रानी ने देखा कि राजा बना नाई समस्त मंत्रीगानों के साथ महल की ओर पधार रहा था। राजमहल के द्वारा पर पहुंचते ही रानी ने अपने ऊपरी मन से राजा बने नाई की आरती की और हाथ जोड़कर कहने लगी, महाराज, मैं अपनी गलती पर अति शर्मिंदा हूँ जो मैंने आपको महल में प्रवेश करने से रोका, किंतु आप यह भाले भांति जानते हैं कि मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ। इस कारण मुझे फूंक फूंक कर कदम रखने पड़ते हैं। कृपया अब आप मुझे क्षमा का दान दें। अपनी बात को आगे बढ़ाती हुई रानी बोली, महाराज, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि इतनी पुरानी बातें याद थोड़ी ही रहती हैं, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि जब आप 15 विद्या सीखने जा रहे थे तब आप मुझे निशानी के तौर पर कहकर गए थे कि रानी सत्यवती, मैं जब भी 15 विद्या सीख कर वापस आऊंगा तो सबसे पहले इसका चमत्कार आपको ही दिखाऊंगा। तो आप समझ जाना कि मैं ही राजा भोज हूँ। लेकिन महाराज, वापस आने के बाद आपने मुझे कोई भी चमत्कार नहीं दिखाए जिसका मुझे आपके साथ ऐसा व्यवहार करना पड़ा। इसलिए महाराज, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि सभी के सामने अपनी 15वीं विद्या का चमत्कार दिखाइए ताकि मैं अपने महाराज पर गर्व कर सकूं। इतनी वार्तालाप के बाद राजा बना नाई मन ही मन बहुत खुश हो गया, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि असली राजा भोज वहां मौजूद होकर उसकी सारी रासलीला देख रहे हैं और केवल उस एक मौके की तलाश में बैठे थे। एक क्षण के लिए राजा भोज के शरीर से बाहर निकले हैं। राजा बने नाई ने कहा, ठीक है रानी, आप ही बताइए आप क्या देखना चाहेंगे। रानी ने तुरंत अपने नौकरों से कहकर उसे मरे हुए बकरे को मंगवाया
रानी के आदेश अनुसार नौकर भागत हुआ बकरा लेकर आए और उसे राजा बने नाई के सामने रख दिया। रानी ने कहा, महाराज, मैं चाहती हूँ कि आप एक बार अपने प्राण इस मरे हुए बकरा में डालकर इसे जीवित कर अपनी विद्या का परिचय दें। नाई ने कहा, ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। उधर रोशनदान में बैठा तोता, जो कि राजा भोज थे, वह इसी क्षण की तलाश में थे। उन्होंने भी तुरंत मंत्र पढ़े और अपने प्राण खुद के यानी राजा भोज के प्राणहीन होकर जमीन पर पड़े शरीर में डाल दिए। फिर इस समय तोता प्राणहीन होकर गिर गया। वहां मौजूद सभी लोग अचंभे में थे कि यह क्या हो रहा है। अचानक अपने असली रूप में ए चुके राजा भोज ने कहा कि मोटी मोटी जंजीर लेकर आओ और इस बकरा को अच्छी तरह से बांधो ताकि यह भाग ना पाए। राजा का आदेश सुनकर तुरंत जंजीरें लाई गई और बकरे को अच्छी तरह से बांध दिया गया। मामला शांत होने पर राजा भोज ने सभी को आप बीती सुनाई। राजा की बात सुनकर सभी मंत्रीगण बोले, महाराज, हमें क्षमा करें जो हम इस नाई को पहचान नहीं पाए। कृपया अब आप ही इसकी सजा मुकर्रर करें। राजा भोज ने कहा, इसके लिए मृत्युदंड पर्याप्त नहीं, इसे हम ऐसी सजा देंगे जिससे यह सारी जिंदगी पछताते रहेगा। इस बकरा को नगरी के मुख्य द्वार पर बांध दिया जाए और समस्त प्रजा में यह घोषणा करवा दी जाए कि राजा का आदेश है कि जो भी प्रजाजन नगरी से बाहर जाएगा वह इस बकरा के सर पर 5 जूते मारकर ही जाएगा और जो भी कोई अंदर आएगा वह भी इसके सर पर 5 जूते मारकर ही आएगा। ऐसा ही हुआ। बकरे को नगरी के मुख्य द्वार पर बांध दिया गया और वहां पहरेदार बैठा दिए गए। पहरेदार को सख्त आदेश दे दिया गया कि कोई भी इस बकरे को 5 जूते मारे बगैर नहीं ये जा सकता। इधर राजा भोज ने मरे हुए तोते का अंतिम संस्कार बहुत ही सम्मान के साथ करवाया। अब राजा भोज ने अपना राजपाट भी खुशी खुशी संभल लिया था। बुलाखिनई गंगाराम तेल से यह पूरी कहानी सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि राजा भोज सच में महान राजा है और उनका न्याय भी उनकी तरह ही महान है। आशा करते हैं क्या आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।